नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप और संसद में जो कुछ हो रहा है उस पर हमारे साथ दो माननीय सांसद आज तक पर जुड़ रहे हैं। बहुत बहुत स्वागत है सुधांशु त्रिवेदी, सांसद भारतीय जनता पार्टी के, और संजय सिंह साहब, सांसद आम आदमी पार्टी के। दोनों प्रखर वक्ता अपनी अपनी पार्टी के। लेकिन उससे पहले आपको बता दें, आज देश की संसद ठप है क्योंकि देश के माननीय सियासत में व्यस्त है। मणिपुर पर प्रधानमंत्री के मौन को मुद्दा बनाकर विपक्ष मस्त है और अपने सियासी दांव से केंद्र सरकार को करना चाहता पस्त है। हाले संसद ये है कि 7 दिनों से चर्चा का डब्बा गोल है और हंगामे और हो हल्ला की हर जगह बड़ा मोल है। सरकार और विपक्ष में अविश्वास की खाई इतनी गहरी है कि संसद में आ गया अविश्वास प्रस्ताव है। सबको पता है आगे चुनाव है, तो क्या यही वजह है कि तरह तरह के दाव है। आज सत्ता पक्ष और विपक्ष से सीधा सवाल है, क्यों मचा है संसद में इतना बवाल है। ये रिपोर्ट देखिए, फिर चर्चा की शुरुआत करेंगे। मोदी जी, तुम कहां छुपे हो? परिवारवाद, क्विट इंडिया। एक साथ 3 मोर्चों पर सरकार बनाम विपक्ष के बीच जबरदस्त सियासी संग्राम जारी। पहला मोर्चा मानसून सत्र में मणिपुर पर चर्चा। दूसरा मोर्चा विपक्ष का इंडिया, मोदी का क्विट इंडिया। तीसरा मोर्चा सरकार और विपक्ष की शक्ति का परीक्षण। अगर संसद ठप है तो उसके पीछे मणिपुर पर सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच आर पार की जंग। बात विरोध प्रतिरोध से शुरू हुई, अविश्वास प्रस्ताव से लेकर काले कपड़ों में प्रदर्शन तक पहुंच गई। लेकिन 7 दिनों से संसद में कायम गतिरोध नहीं टूटा। सत्ताधारी दल के और विपक्ष के दोनों ओर के सदस्य ने चर्चा की मांग की है। मैं सदन में चर्चा के लिए तैयार हूं। ये तरह तरह की बहाना और बात करके करके ये मसले को लघु मतलब पतला करने की कोशिश करेगी। एक सीबीआई केस करके सिर्फ ये दिखाना कि हम कदम उठा रहे हैं, ये सिर्फ ऑप्टिक्स है, कुछ नहीं है। अगर आम आदमी पार्टी के नेता संजय सिंह का निलंबन हुआ तो उसके पीछे यही मुद्दा है। अगर आज विपक्ष एकजुट है तो एकजुटता की ताकत के पीछे मणिपुर का ही मुद्दा है। विपक्ष के हंगामे के बीच संसद को सोमवार तक के लिए अब स्थगित कर दिया गया। मणिपुर की जो हिंसा है उसके ऊपर पूरे विश्व में चर्चा हो रही है, लेकिन चर्चा अगर कहीं नहीं हो रही है तो हमारे हिंदुस्तान के पार्लियामेंट में प्रधानमंत्री नहीं बोल रहे। सोमवार को कार्रवाई शुरू होगी। सोमवार का दिन संसद के लिए अहम होगा क्योंकि सोमवार को सरकार दिल्ली अध्यादेश को पेश करेगी। एनडीए वर्सेस इंडिया की शक्ति का पहला परीक्षण तभी होगा। वही सोमवार को विपक्षी मोर्चा यानी इंडिया का 26 सदस्यीय प्रतिनिधिमंडल भी मणिपुर का दौरा करके लौट चुका होगा। देखिए, भारत में कहीं भी जाने पर तो कोई बंदी नहीं है, जा सकते हैं, लेकिन जाके आप रायता फैलाएंगे तो भी तो परेशानी की बात है ना। अविश्वास प्रस्ताव की वोटिंग से पहले दिल्ली अध्यादेश पर सरकार और विपक्ष की शक्ति का पता लग जाएगा। वैसे वोटिंग से पहले वाईएसआर कांग्रेस ने विपक्ष को झटका देने के संकेत दिए। अविश्वास प्रस्ताव के खिलाफ वाईएसआर कांग्रेस ने सरकार के पक्ष में वोटिंग का ऐलान कर दिया। मतलब वाईएसआर कांग्रेस विपक्ष की वजह सरकार के पाले में। हालांकि विपक्ष का आरोप है कि अविश्वास प्रस्ताव से पहले संसद में जिस तरह से बिल पास हुआ वो गलत है। लेकिन इस बार हम देख रहे हैं कि तमाम रूल्स, प्रोसीजर्स, कन्वेंशंस को ताक पे रखते हुए बिल पे बिल लाए जा रहे हैं, विधेयक पे विधेयक इंट्रोड्यूस किए जा रहे हैं और उन्हें पारित भी किया जा रहा है। देखो, बिल और बिल पास अगर वो उनके पास बहुमत है तो और उनके पास संख्या है तो बिल निरस्त करने दो, तब इसका जो हमारा अविश्वास का जरूरत ही नहीं पड़ता है। तो बिल वो शांति से चर्चा में भाग नहीं लेते हैं और पारित करने के लिए कोऑपरेट नहीं करते। संसद में चर्चा हो नहीं रही, लेकिन संसद के बाहर सियासत फुल हो रही है। तभी तो सत्ता पक्ष और विपक्ष के बीच शक्ति प्रदर्शन में मणिपुर के साथ गठबंधन के नाम पर घमासान भी जारी है। गांधी जी ने
क्विट इंडिया का मंत्र दिया था, वैसे ही आज का मंत्र है भ्रष्टाचार क्विट इंडिया। और उधर जाके राजस्थान में भाषण कर रहे हैं, पॉलिटिकल भाषण कर रहे हैं और इलेक्शन का चुनाव की बात कर रहे हैं। और यहाँ पर आके अगर उनको, जब आप राजस्थान में जा सकते हो यहाँ पर पार्लियामेंट छोड़ के, क्या यहाँ आधा घंटा आके आप अपना स्टेटमेंट देकर जा नहीं सकते? मतलब चाहे सरकार हो या फिर विपक्ष, सभी एक तीर से कई निशाने लगाने की कोशिश कर रहे हैं। अब देखना है कि सियासी खेल में किसका निशाना एकदम सटीक बैठता है। आज तक ब्यूरो। और आइए चर्चा की शुरुआत करते हैं। सबसे पहले माननीय सांसद सुधांशु त्रिवेदी जी, अविश्वास प्रस्ताव को मंजूरी मिल गई है। तारीख का विपक्ष को इंतजार है, बताया जा रहा है 7 या 8 अगस्त को हो सकता है। लेकिन वहां पर भी क्या मणिपुर पर जवाब आप लोग देंगे या विपक्ष को ही घेरेंगे राजस्थान और पश्चिम बंगाल में? क्योंकि तेवर अभी तक आप लोगों के यही दिख रहे हैं, कभी लाल डायरी तो कभी राजस्थान, कभी पश्चिम बंगाल। सुधांशु जी। अंजना जी, हम किसी को घेरने का प्रयास नहीं कर रहे हैं। हम तो मणिपुर के ऊपर सकारात्मक संवेदना के साथ कार्य कर रहे हैं। संसद का सत्र जिस दिन प्रारंभ हुआ उससे पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने पूरी संवेदना के साथ हृदय के कष्ट, आक्रोश और वेदना की अभिव्यक्ति की। सत्र शुरू होते ही दोनों सदनों में, लोकसभा और राज्यसभा दोनों में, हमारी सरकार की तरफ से कहा गया हम चर्चा के लिए तैयार हैं। यानी उधर विपक्ष से मांग होने से पहले सरकार चर्चा के लिए तैयार। राज्यसभा में तो संजय जी भी थे और हम भी बैठे हुए थे। जब खड़गे जी खड़े हुए उससे पहले ही नेता सदन पीयूष गोयल जी ने खड़े होकर माननीय सभापति से कहा सरकार चर्चा के लिए तैयार है। तो कहीं कोई समस्या की बात ही नहीं थी। परंतु अब चर्चा न होकर नियम की आड़ लेना कि नहीं चर्चा से ज्यादा महत्वपूर्ण है कि चर्चा इस तरीके से हो या उस तरीके से हो। चलिए वो भी हम बात मान लें। ये कहते हैं नियम 267 के तहत। मैं दर्शकों की जानकारी के लिए बता देना चाहता हूं, जो ये विपक्ष कहना चाहता है, नियम 176 वो होता है संसद का जिसमें शॉर्ट ड्यूरेशन डिस्कशन होता है, जिसमें सामान्यतः 2.5 घंटे का समय होता है। परंतु एक नहीं अनेक बार वह बढ़ाया जा सकता है। गृह मंत्री अमित शाह जी कह चुके हैं जितना लंबा चाहे डिस्कशन कर सकते हैं और उसके लिए सरकार स्वीकृति दे चुकी है। अब ये कहते हैं नियम 267 के तहत करिए, यानी कि सारा कामकाज रोककर। चलिए अगर वो भी बात कर ले तो नियम 267 ये कहता है कि तो बहुत पानी बह गया सर पुल के नीचे से सांसद जी, और उसके बाद बहुत पानी बह गया। अब तो अविश्वास प्रस्ताव आ रहा है, हम दोनों का स्कोर कार्ड दिखा रहे हैं। दोनों, एक सेकंड सर, सवाल सुनिए। दोनों का स्कोर कार्ड दिखा रहे हैं, सरकार के साथ और सरकार के खिलाफ। यहाँ पर संख्या बल आपके साथ है, लेकिन क्या विपक्ष की ये रणनीति सफल नहीं रही? आप पीएम को संसद के अंदर नहीं बोलने देना चाह रहे थे और अब जब अविश्वास प्रस्ताव आएगा तो प्रधानमंत्री बोलेंगे। क्या ये बड़ी रणनीतिक जीत नहीं है? छोटा सा जवाब, फिर मैं संजय जी के पास जाऊंगा। अच्छा, नहीं, मैं बस एक पॉइंट क्लियर कर दूं। नियम 267 भी ये कहता है कि किसी विषय पे चर्चा होगी और अंत में उसका जवाब संबंधित मंत्री देंगे, और इस संदर्भ में संबंधित मंत्री है माननीय गृह मंत्री अमित शाह जी। वो नहीं मानना है। फिर कहते नहीं प्रधानमंत्री का वक्तव्य चाहिए, और संसद की व्यवस्था ये कहती मंत्री अथवा प्रधानमंत्री किसी भी चीज पे वक्तव्य देते हैं तो उसके बाद चर्चा नहीं होती। नहीं, वो भी नहीं मानना है। तो अब मैं कह रहा हूं चलिए कोई बात नहीं, आपने अविश्वास प्रस्ताव ले आए। अब अविश्वास प्रस्ताव में तो सब कुछ समाहित है। ये तो हाथी के पांव में सबके पांव। अब तो पूरे देश की सरकार पर अविश्वास प्रस्ताव है तो समग्र चर्चा होगी। और अंजना जी, ये तो वक्त बताएगा, जिस दिन इसका जवाब आएगा तब समझ में आएगा कि कौन किसको फेरे में लेने का प्रयास या जो राजनीतिक फंदेबाजी विपक्ष ने की है उसका क्या उत्तर हुआ। ये तो जिस दिन आएगा अविश्वास प्रस्ताव। स्कोर कार्ड साफ बताता है सांसद जी, स्कोर कार्ड साफ बताता है कि आपका ये अविश्वास प्रस्ताव गिरेगा। फिर ऐसे दांव क्यों खेलने जिसमें आपको पता है कि बाजी आप हारने वाले हैं? कहीं चूक ना हो जाए, क्योंकि प्रधानमंत्री जब बोलेंगे तो कई मुद्दों पर घेरने की कोशिश करेंगे विपक्ष की तमाम पार्टियों को। कहीं ऐसा तो नहीं किया उनको प्लेटफॉर्म मिल जाएगा बड़ा? देखिए, अभी मैं सुधांशु जी को सुन रहा था। सारे तर्क वो इस बात के लिए दे रहे हैं कि सब कुछ तो ठीक है लेकिन हमारे आका बोलेंगे नहीं। वो इस देश के भगवान है क्या? उनको इस देश के लोगों ने चुनकर भारत का प्रधानमंत्री बनाया है।
और वो हर विषय पे बोलते हैं। 1.5 घंटा भाषण देने की क्षमता उनके अंदर है। अंतर्राष्ट्रीय मंचों पर भी जाकर भाषण देते हैं, चुनावी रैली में भी भाषण देते हैं, इसरो के वैज्ञानिक भी बन जाते हैं, डॉक्टर भी बन जाते हैं, रेलवे के इंजीनियर भी बन जाते हैं, वंदे भारत को झंडी भी दिखाते हैं, चीता के साथ 3-3 दिन तक फोटो भी खिंचवाते हैं, राफेल की डील भी करते हैं। यानी रक्षा मंत्री हैं, विदेश मंत्री हैं, वन मंत्री हैं, हर प्रकार का हुनर हमारे भारत के प्रधानमंत्री के पास है। लेकिन जब देश का एक हिस्सा जल रहा है, जब वहां महिलाओं के साथ बलात्कार हो रहा है, छोटे छोटे बच्चों का कत्ल हो रहा है, लोग रिलीफ कैंप में रह रहे हैं, इतनी बड़ी त्रासदी है, तो 78 दिन के बाद 36 सेकंड के लिए मुंह खोलेंगे और उसमें भी राजस्थान लाएंगे, छत्तीसगढ़ लाएंगे, राजनीति लाएंगे। क्या इस बात को पूरा देश देख नहीं रहा है? देश के प्रधानमंत्री इतने संवेदनहीन हो सकते हैं क्या? देश का अभिभावक, देश का प्रधान सेवक, देश का चौकीदार, देश का रखवाला, ये कैसा रखवाला है अंजना जी, जो देश के एक हिस्से के जलने पर, आग लगने पर, वहां हो रही मौतों पर, वहां हो रहे बलात्कार पर सदन में आके बोलने के लिए तैयार नहीं है? आप कहते हैं लोकतंत्र का सबसे बड़ा मंदिर है। अगर उस लोकतंत्र के सबसे बड़े मंदिर में देश के प्रधान सेवक आकर वहां के सांसदों का जवाब नहीं दे सकते, तो फिर किस बात के लिए वो प्रधानमंत्री हैं? सवाल ये है, आप पूरा डिफेंस इस बात के लिए ले रहे हैं, इस नियम में इतनी चर्चा, उस नियम में इतनी चर्चा, लेकिन गृह मंत्री जी जवाब देंगे। अब उसकी सच्चाई जान लीजिए। इसी महामहिम गृह मंत्री जी के साथ अमित शाह जी के साथ आल पार्टी मीटिंग हुई थी, जिसमें मैं भी गया था अपनी पार्टी का लीडर होने के नाते। और सब ने कहा था एक स्वर में कि आपका मुख्यमंत्री निकम्मा है, सरकार प्रायोजित हिंसा है। और आपने भी अपने चैनल पर सबसे पहले उसका बयान चलाया था, जिसमें वो आदमी कह रहा है कि अरे ऐसे निविष्ट करके घुमाने की घटना, ऐसे तो सैकड़ों घटनाएं हुई हैं मणिपुर में। वो आदमी आज भी मुख्यमंत्री बना हुआ है, उसको बर्खास्त नहीं करना चाहिए, उसके खिलाफ कार्रवाई नहीं करनी चाहिए। उसकी हिम्मत कैसे हुई ऐसा कहने की? एन बीरेन सिंह को क्यों बचा रहे हैं कारगिल? एक मिनट में अपनी बात पूरी कर लीजिए संजय जी। मैं बात अपनी पूरी कर लूं। कारगिल युद्ध में शामिल एक रिटायर्ड सूबेदार, उसकी पत्नी को निवस्त करके टहलाया गया, दरिंदगी की गई, हैवानियत की गई। उस व्यक्ति का बयान है कि मैंने देश की रक्षा के लिए कारगिल का युद्ध तो लड़ा, अपनी पत्नी की रक्षा नहीं कर पाया। क्या ये 140 करोड़ लोगों के लिए शर्मिंदा होने की बात नहीं है? प्रधानमंत्री जी कार्यक्रम करके पटाखा जला रहे हैं, कहीं बूथ मजबूत कर रहे हैं, कहीं चुनावी रैली कर रहे हैं, लेकिन मणिपुर नहीं जाएंगे, मणिपुर पे नहीं बोलेंगे। ये कैसी चीज है आपकी? कैसा अहंकार है? अब आपका दूसरा प्रश्न है अविश्वास प्रस्ताव का। 15 बार इंदिरा गांधी के खिलाफ आया, विपक्ष के पास संख्या बल नहीं था। एक बार राजीव गांधी के खिलाफ आया, जिसमें उस समय बीजेपी भी शामिल रही होगी, 415 उनकी संख्या थी, विपक्ष के पास संख्या बल नहीं था। 3 बार लाल बहादुर शास्त्री के खिलाफ आया, विपक्ष के पास संख्या बल नहीं था। आप छोड़ दीजिए, हिंदुस्तान में सबसे पहले डॉक्टर राम मनोहर लोहिया, प्रख्यात समाजवादी नेता, वो अविश्वास प्रस्ताव लेके आए थे जवाहरलाल नेहरू के खिलाफ। उनके पास भी संख्या बल नहीं था, लेकिन देश के मुद्दों पर चर्चा हुई थी और प्रधानमंत्री को जवाब देना पड़ा था। जब आपने कोई रास्ता छोड़ा ही नहीं, आप कह रहे हैं नहीं प्रधानमंत्री बोलेंगे ही नहीं मणिपुर पे, मोदी जी बोलेंगे ही नहीं, अपना मुंह ही नहीं खोलेंगे, तो वो एक रास्ता अपनाया है। और आप कह रही थी बाधित करने की। 2012 का इनके दो वरिष्ठ नेताओं का, सुषमा स्वराज ने क्या कहा था? ठीक है, संसद को चलने ना देना। अच्छा ठीक है, आप पूछ लीजिए। ठीक है, मैं लौटूंगी, आप संजय जी अपनी बात पूरी कीजिएगा। सुधांशु जी इस पर जवाब दीजिए, स्पेसिफिक जवाब। नहीं सर, एन बीरेन सिंह को इतना डेस्परेट होकर आप लोग क्यों बचा रहे हैं? उनकी नाकामी को संरक्षण क्यों दे रहे हैं? और मणिपुर में जो इन्होंने कहा शुरू से अंत तक सारी बात, जवाबदेही किसकी है सर? नहीं, मैं सारी बातों का जवाब दूंगा। इन्होंने जहां से शुरू किया वहीं से स्टेप बाय स्टेप आते हुए, और बीरेन सिंह की बात का भी जवाब दूंगा। और देखिए, कभी कभी जोश में हमारे विपक्ष के लोग क्या बोल जाते हैं कि लाल बहादुर शास्त्री जी के खिलाफ 3 बार आया अविश्वास प्रस्ताव। अरे भाई, लाल बहादुर शास्त्री जी 1.5 साल ही प्रधानमंत्री रहे, और एक बार अविश्वास प्रस्ताव आने के बाद 6 महीने तक अविश्वास प्रस्ताव आ ही नहीं सकता। कैसे 1.5 साल में 3 बार आ जाएगा?
मतलब ये एक विपक्ष की समस्या हो गई है। 50 साल की सबसे बड़ी महंगाई, 50 साल की सबसे, मतलब कुछ भी बोल देना। चलिए अब मैं वहां शुरू करता हूं। इन्होंने कहा 78 दिन से मणिपुर जल रहा है। अंजना जी, आपने अपने शो में और टीवी पे खूब विपक्ष के नेताओं को, खाली संजय जी का दोष नहीं दे रहा हूं, इनकी पार्टी का नहीं, सब खूब बोल रहे हैं और कहते सरकार सोई रही। मैं पूछना चाहता हूं, इन्हीं 78 दिनों में तो पटना में भी मिले थे, बेंगलुरु में भी मिले थे, बड़े बड़े प्रस्ताव पारित किए थे, बड़े बड़े वक्तव्य दिए थे। एक वक्तव्य बताइएगा मणिपुर पे, एक बयान बताइएगा मणिपुर पे। मतलब तब तो एकदम असंवेदनशील थे, अपनी लड़ाई में लड़े थे, और अचानक संसद के सत्र से पहले ही आपको 78 दिन पुरानी सारी बातें याद आने लगी और आप कहने लगे कि जैसे आप पता नहीं कितना 78 दिन से कष्ट में थे। सिर्फ और सिर्फ राजनीति 78 दिन पहले भी आप कर रहे थे और आज भी कर रहे हैं, क्योंकि पिछले 1.5-2 वर्षों से संसद के हर सत्र से पहले यह बात हुई है। और आपने कहा प्रधानमंत्री जी बोलना नहीं चाहते, प्रधानमंत्री जी तो पूरी ईमानदारी से बोल चुके हैं। अगला वाक्य आपने कहा कि साहब वो सब विषयों के जानकार बन जाते हैं। मान्यवर, हम नहीं बन जाते, आप जानकार बन जाते हैं। आपके तो मुख्यमंत्री क्या बोले थे कोरोना की सेकेंड वेव में, कि वैक्सीन का फार्मूला सारी कंपनियों को दे दिया जाए ताकि जल्दी जल्दी वैक्सीन सबको उपलब्ध हो जाए। यह आईआईटी पास आउट बोल रहा था। यानी फार्मास्यूटिकल की ऐसी चीज होती है कि अमेरिका जैसा देश भी पैरासीटामोल जैसी सामान्य टैबलेट भारत से इंपोर्ट कर रहा था। यह कह रहे थे वो चूरन का फार्मूला है, सबको दे दिया जाए। इतने बड़े मेडिसिन के जानकार हो गए थे। ये तो वो लोग हैं जो राफेल के समय एरोनॉटिक के जानकार हो गए थे। जब वैक्सीन आई तो कहते इतने कम समय में बन नहीं सकती, सेलुलर माइक्रोबायोलॉजी के जानकार हो गए थे। और जब राम जन्मभूमि का मुहूर्त हो रहा था तो ये मुहूर्त के भी जानकार हो गए थे। ऐसे अद्भुत ज्ञान देने वाले लोग आकर बताते। अब वीरेंद्र सिंह पे आते हैं। इन्होंने कहा कि मुख्यमंत्री निकम्मा है, फलाना, विपक्ष का अधिकार है, उसे तो कहना चाहिए। वीरेंद्र सिंह जी आज से तो मुख्यमंत्री नहीं है। 2018 से लेकर मई 2023 से पहले कोई घटना हुई थी? उससे पहले 10 साल के दौर में 772 लोगों की हत्याएं हुई थी, परंतु उन 6 वर्ष में नहीं हुआ। इस समय एक विशेष परिस्थिति उत्पन्न हुई, कोर्ट के एक ऑब्जर्वेशन के चलते हुए एक सामुदायिक संघर्ष की स्थिति उत्पन्न हुई, और जिसकी की पृष्ठभूमि दशकों पुरानी है, शताब्दियों से पुरानी है, जो विभाजन के बाद के अनफिनिश्ड एजेंडा में से एक है। 93, 97, 2006, 2012 में ऐसे भयानक खूनी संघर्ष हुए, आर्म फोर्स स्पेशल पावर एक्ट लगा। परंतु आप मुख्यमंत्री को निकम्मा कह रहे हैं, तो मैं विनम्रता से कहना चाहता हूं, आपको तो पूरी सत्ता मिली थी। पंजाब में क्या हुआ? आने के साथ ही हत्याओं का दौर शुरू। यह तथाकथित खालिस्तान का आंदोलन जो बिल्कुल खत्म हो गया था, आके शुरू। और आपके मुख्यमंत्री पर क्या क्या आरोप लगे, मैं ये नहीं कह रहा हूं सत्य है या नहीं, कि साहब जहाज से किस कारण से उतार दिया गया। अरे क्यों नहीं मानहानि का मुकदमा किया गया उन लोगों के ऊपर, कि हमारे मुख्यमंत्री पे ऐसे कैसे आरोप लगा दिया गया, ये ऐसे थे, पिए थे, वगैरह वगैरह। पर आपका जवाब है मुख्यमंत्री क्या विचार करके? सुधांशु जी, ये वीरेंद्र सिंह पर आपका जवाब है जी। एक ऐसा राज्य जो लंबे वक्त तक दंगे से ग्रस्त रहा, जहां हथियार लूट लिए गए हैं, सीमावर्ती राज्य है, आपका उस पर जवाब ऐसा है? ये जवाब है कि पंजाब देखो। जरा लंबे वक्त का व्याख्या बता दीजिए, ड्यूरेशन बताइए अंजना जी। 78 दिनों तक तो इस मामले में सर एफआईआर नहीं हुई। वो वीडियो आपने देखा है, 78 दिन तक कोई कार्रवाई नहीं हुई इन लड़कियों के मामले में। वो भी अंजना जी, जिसने करगिल युद्ध में कहा कि मैंने देश की रक्षा की। कैसी बात कर रहे हैं आप सुधांशु जी? मणिपुर में जो हुआ है वो इनडिफेंसिबल है। अंजना जी, आप कैसी बात कर रही हैं? मतलब आप कह रही हैं कि ये सारी चीज 78 दिन में शुरू हुई है? जो 93 में नरसंहार हुआ वो क्या था? 97 के नरसंहार वालों का अपमान कर दिया। मैं उन 2 बच्चियों के इंसाफ की बात कर रही हूं। ये बात आपको क्यों नहीं समझ में आ रही, मुझे नहीं पता। उनका मजाक बना दिया गया। सुनिए, अरे मैं इसी बिंदु पे आ रहा हूं भाई, और आप सुनिए। अंजना जी, आप वरिष्ठ पत्रकार हैं। इस देश में हथियार लूटे गए, सेना के हथियार लूट लिए गए इसी नॉर्थ ईस्ट में। उसके बाद एयरफोर्स से बम्बार्डिंग कराई गई मार्च 1967, और कह रहे 78 दिन पुरानी बात है। मतलब इसका अर्थ यह हो गया कि हमारे सुरक्षा बलों से लेके जो लोग उन मर्मांतक संघर्षों में मारे गए, आज विपक्ष उनका मजाक उड़ा रहा है कि उनके बलिदान की, उनकी जान की कोई कीमत ही नहीं थी, वो सब कुछ तो क्षम्य था और यह क्षम्य। अरे भाई, ईमानदारी से बोलिए ना। जैसे कश्मीर में अगर आज कुछ हो रहा है तो ऐसा नहीं कह सकते कि नहीं सब वो 47 साल तक वो सब भूल जाइए, केवल आज की बात करिए। इसलिए मैं ईमानदारी की बात कहता हूं कि यहां पर एक संवेदनशील स्थिति, और यह लॉ एंड ऑर्डर से नहीं उत्पन्न हुई, यह कोर्ट के एक ऑब्जर्वेशन के बाद उत्पन्न हुई। कोई ऐसा नहीं था कि स्थिति खराब होती चली गई, सरकार बैठी और बगैर किसी कारण के शुरू हो गया, जैसे ये मुख्यमंत्री बने पंजाब में शुरू हो गया। ठीक है संजय जी, एक तो उस पर भी जवाब दीजिए। और क्या मणिपुर में विपक्ष को और विपक्षी गठबंधन इंडिया को
2024 का टिकट दिख रहा है, वरना गोलपोस्ट तो बदला है संजय जी आपने, इससे आप इनकार नहीं कर सकते। पहले हुआ कि चर्चा हो, जब हुआ कि अब सीमित वक्त के लिए 2.5 घंटे के लिए चर्चा होगी, तब कहा कि नहीं हमें अनिश्चित काल के लिए। फिर जब चर्चा के लिए तैयारी हो गई, हामी हो गई, तो हुआ कि पीएम को वहां आकर बोलना चाहिए, जो खड़गे साहब ने लिखा। गोलपोस्ट आप लोग चेंज करते रहे मणिपुर के मुद्दे पर, प्रधानमंत्री बोले, इस पर आकर पूरा मामला अटक गया और ऐसा प्रतीत हो रहा है कि मणिपुर का हल निकले, इसमें आप लोगों की रुचि नहीं है। देखिए, पहली बात तो अधिकार के साथ झूठ बोलने में अगर नंबर 1 की श्रेणी में किसी को लाना हो तो भाजपा उस पर नंबर 1 रहती है। आप देखिए कि इनको पटना और बेंगलोर की मीटिंग में क्या चर्चा हुई, इसकी जानकारी हो गई है, ये पता हो गया इनको। ये उसके इतने बड़े ज्ञाता हो गए, बार बार कह रहे हैं मणिपुर पे चर्चा हुई दोनों मीटिंगों में। मणिपुर पे मैंने सिर्फ प्रेस कितनी बार चर्चा हुई और कौन कौन बोला, इसको बताऊं आपके चैनल पे बैठ के? अरे भाई, अब आप देखिए, ये गलत बात है। आप बोल रहे हैं वक्तव्य की बात कही थी, मैंने चर्चा नहीं कही। बात हो रही है वक्तव्य, जैसे आज आप देते हैं बीच बीच में। ऐसे बहस कराएंगे, ऐसे बहस कराएंगे आप? बोलिए संजय जी। नहीं सर, मैंने यही बेचैनी जताती है कि मैं आप बोल रहे थे, चुपचाप आपको सुन रहा था। ठीक है, मैंने जो भी क्लैरिफिकेशन हो उनके बोलने के बाद दीजिएगा, दोनों एक साथ बोलेंगे दिक्कत नहीं। सुधांशु जी, संजय जी, करेक्शन आप अपने टाइम पे कीजिएगा। मैं ये कह रहा हूं, दोनों बैठकों में विस्तार से मणिपुर को लेकर चर्चा हुई। आपके गृह मंत्री के सामने चर्चा हुई, जो एक जिम्मेदार व्यक्ति हैं, देश के गृह मंत्री हैं, जिनके जिम्मे देश की सुरक्षा है, उनके सामने हमने डिमांड की है। और उसको निकम्मा मैं फिर से दोहरा रहा हूं, जो व्यक्ति महिलाओं को निवर्स्त करके घुमाने पर यह कहे कि ऐसी सैकड़ों घटनाएं वहां हुई है, यह कहे कि वहां हत्याएं हो रही हैं, जो डिफेंड करे उसको, वो निकम्मा है। और आप उसको पंजाब के मुख्यमंत्री से जोड़ रहे हैं। पंजाब में जो कुछ भी घटनाएं हो रही हैं, उठाकर देखिए पिछले 1.5 साल में। आज पंजाब क्राइम रेट के मामले में सबसे नीचे के राज्यों में है। और आप अपने राज्यों की तुलना कीजिए जहां बीजेपी का शासन है। हर चीज में राजनीति। 78 दिन के बाद देश के प्रधानमंत्री बोल रहे हैं, आपको शर्म नहीं आ रही है? देश के प्रधानमंत्री दुनिया के मंचों पर जाकर भाषण कर रहे हैं। 27 देशों में मणिपुर के बारे में चर्चा हो रही है। बॉर्डर स्टेट हिंदुस्तान का जल रहा है। आपको शर्म नहीं आ रही कि प्रधानमंत्री के मुंह से मां नहीं निकला? हर 14 दिन के बाद वहां के मन की बात करते हैं, मणिपुर की बात नहीं करते। आप इस बात से शर्मिंदा नहीं हो रहे कि एक कारगिल के योद्धा की पत्नी को निवर्स्त करके घुमाया गया? अभी भी आप डिफेंड कर रहे हैं बेशर्मी के साथ। कह रहे साहब 78 दिन के बाद हमारे प्रधानमंत्री ने पीड़ा जता दी। ऐसी पीड़ा तो हमने बहुत बार देखी है उनकी। 100 लोग मर गए लाइन में लग के नोटबंदी के बाद। गए जापान, कहने लगे बेटी की शादी है, पैसा नहीं है, मां बीमार है, पैसा नहीं है, हा 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 हा। और उसके बाद हिंदुस्तान आए, कह दिया बहुत तकलीफ है, बहुत कष्ट है, बड़ी पीड़ा है, मैं भावुक हूं, मेरी आंखों से आंसू आ रहा है। कोरोना में लाखों लोग मर रहे थे, बंगाल की चुनाव रैली कर रहे थे। उसके बाद आए, चुनाव खत्म हो गया, आंसू बहा दिया, तकलीफ है, पीड़ा है। 78 दिन के बाद जब सदन का सत्र शुरू होता है, जब सुप्रीम कोर्ट से फटकार पड़ती है, तो 36 सेकंड के लिए बयान देते हैं। यह भारत के प्रधानमंत्री की संवेदनशीलता है एक राज्य के प्रति, वहां हो रहे अपराधों के प्रति। आप उसको जस्टिफाई कर रहे हैं कि इस सन में यह हुआ था, उस सन में वो हुआ था। और केजरीवाल के ज्ञान की बात आप कर रहे हैं। प्रधानमंत्री कितने बड़े ज्ञाता है बताऊं आपको? सिकंदर जब बिहार में आया था, बिहारियों ने मार के भगाया था। अंजना कश्यप जी हैं तो बिहार से, पूछिए इनसे। आया था सिकंदर बिहार में, उन्होंने कहा संत कबीर, बाबा गोरखनाथ, बाबा गुरु नानक देव एक साथ मीटिंग करते थे। इतने बड़े ज्ञाता है प्रधानमंत्री, नाली के गैस से चाय बनवा देते हैं। और मौसम जब खराब होता है तो रडार में नहीं आता है। ये किसका बयान है? इसलिए ये सब बातें मत कीजिए। जो बात सही पूछी जा रही है उसका जवाब दीजिए। और मेरे सवाल का जवाब नहीं दिया संजय जी आपने। उनका बयान में आपके सुना रहा हूं। आपने जो पूछा उसका भी ये देखिए। इनके 2 वरिष्ठ नेता थे हिंदुस्तान के, एक आदरणीय सुषमा स्वराज जी जो अब इस दुनिया में नहीं है। उन्होंने कहा था संसद को चलने ना देना किसी भी अन्य प्रकार की तरह लोकतंत्र का एक रूप है। और दूसरे अरुण जेटली जी थे जिन्होंने कहा था संसदीय रुकावट अलोकतांत्रिक नहीं है। ये 2 बयान है।
अच्छा है कि आपको आपके दोनों आदर्श मिल गए हैं, लेकिन अब मेरे प्रश्न पे आइए सर। प्लाट की लड़ाई के लिए पार्ट नहीं, आपके प्रश्न का ही तो जवाब दे रहा हूं। प्लाट की लड़ाई के लिए हम लोग नहीं वहां संसद में गतिरोध जारी कर रहे हैं। 50 सांसद अगर सदन के 267 के तहत नोटिस दें और मणिपुर की हिंसा पे चर्चा की मांग करें, भारत के प्रधानमंत्री का जवाब मांगे, तो ये अपराध है, गुनाह है। उन्होंने गुनाह कर दिया मांग करके। सदन में चर्चा नहीं होनी चाहिए। इसमें आपको 24 की राजनीति नजर आ रही है और उसमें राजनीति नजर नहीं आ रही है कि घूम घूम के प्रधानमंत्री इंडिया की तुलना आतंकवादी संगठन से कर रहे हैं। इंडिया मतलब इंडियन मुजाहिदीन, इंडिया मतलब सिमी, इंडिया तो अंग्रेजों का नाम है। तो बताइए, डिजिटल इंडिया अंग्रेजों के कहने पर चलाया आपने? स्टार्टअप इंडिया अंग्रेजों के कहने पर चलाया? मेक इन इंडिया अंग्रेजों के कहने पर चलाया? सुधांशु जी अब इसका जवाब दीजिए। प्रधानमंत्री अंग्रेजों के लिए काम कर रहे हैं। ठीक है। आपकी जो बीजेपी फॉर इंडिया है उसके ट्विटर हैंडल पे लिखा हुआ बीजेपी फॉर इंडिया, और विपक्ष का इंडिया संगठन चला रहे हैं वर्सेस पीएम का क्विट इंडिया। ये क्या है? पीएफआई से तुलना करना, सिमी से तुलना करना, इंडियन मुजाहिदीन, आतंकी संगठनों से तुलना करना। हाँ, उसका भी मैं जवाब देता हूं। देखिए, संजय जी को यह ध्यान रखना चाहिए, हम बिल्कुल कह रहे हैं कि कारगिल का वह योद्धा जो अपनी पत्नी को नहीं बचा पाए, उनके लिए हमारे मन में पूरी संवेदना है। पर मान्यवर, जरा शर्म मर्म जैसे शब्दों को सोच समझ के यूज किया करिए। सर्जिकल स्ट्राइक पे सबूत मांगने वाले शर्म की बात करते हैं, जो कहते 30 मरे थे कि 300 मरे थे, बिल्डिंग गिरी थी कि पेड़ गिरे थे, आदमी मरे थे कि कौवे मरे थे, सर्जिकल स्ट्राइक थी। बटाला हाउस इनकाउंटर पे आंसू बहाने वाले शर्म की बात करते हैं। 9 फरवरी 2015 आपकी सरकार थी दिल्ली में, अफजल गुरु की बरसी के ऊपर भारत तेरे टुकड़े होंगे वाले जब जेएनयू में नारे लगे, तो चूंकि प्रोसीजर को आप महीनों लटका के रखे कि उनके खिलाफ कार्रवाई नहीं होनी चाहिए। सीएनआरसी में क्या क्या आपने किन लोगों का समर्थन किया? ऐसे लोगों को, भारत की सेना को सड़क छाप गुंडा करने वालों के साथ खड़े हुए आप। शर्म नहीं आती आप लोगों को? आप क्या काउंसलर दंगा करने के लिए उसके घर के ऊपर गुलेल लगी हुई है, एंगल राइनन लगा के रखा गया है, और पूरे के पूरे ताहिर हुसैन की बात कर रहा हूं, उस पर आपको शर्म नहीं आती? आपका विधायक उस जमाने में सभासद था, औरंगजेब का नाम बदल के जब डॉक्टर कलाम पे रखा जाता, शर्म नहीं आती उस समय? आतंकवाद के आरोपियों के साथ खड़े होने वाले लोग आज कहते हैं शर्म की बात। भारत की सेना की कार्रवाई पर प्रश्न उठाने वाले लोग, भारत के सेना के बलिदान पर प्रश्न उठाने वाले लोग, और तो ये वो पार्टी है जिसने गणतंत्र दिवस पे धरना दिया था 2015 में, याद करिए। अरे जनाब, इमरजेंसी भी लगी थी, हम लोग जेल में भी थे, जो यातनाएं सही, मगर 15 अगस्त 26 जनवरी को कभी राजनीति नहीं की थी। इसलिए शर्मर्म बोला जाया करे, चाहे आम आदमी पार्टी बोले या कांग्रेस बोले, और सेना के बारे में बोले, सैनिकों के बारे में बोले, सुरक्षा बलों के बारे में बोले, तो उसे बहुत सोच समझ के बोलना चाहिए। जिनके लोगों ने बोला कि हमारी आर्मी ज्यादा मरवाती है सिविलियंस को, ये शब्द नेता प्रतिपक्ष राज्यसभा, तो विपक्षी गठबंधन आतंकवादी संगठन से जुड़ जाएगा, ये कहना चाहता हूं। तो विपक्षी गठबंधन आतंकी संगठन से जुड़ जाएगा। इन लोगों को कहना है कि साहब, हाँ अब मैं बता रहा हूं, हाँ। इन लोगों को इस बात पे बहुत तकलीफ है कि सिमी, स्टूडेंट फॉर इस्लामिक मूवमेंट इन इंडिया, को हमने कैसे जोड़ दिया इंडिया के साथ। जनाब, सिमी एक सांस्कृतिक संगठन है, कहने वाले यूपीए 1 के एक नहीं 2 मंत्री थे, जबकि वो यूपीए सरकार में ही सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बाकायदा जजमेंट होने के बाद आतंकवादी संगठन घोषित हुआ। पीएफआई के अलवर में राजस्थान में कांग्रेस सरकार ने प्रतिबंधित होने से मात्र 1 हफ्ता पहले रैली निकालने की परमिशन दी कि वो कल्चरल संगठन है। और आतंकी संगठन भी, अंजना जी कहते हैं जाकिर शांति का मसीहा है, ये भी कहते हैं। आतंकी संगठन भी कहते हैं कि अफजल हालात का मारा था, ये भी कहते हैं। ये सब पॉलिटिकल बातें हैं, ये सब पॉलिटिकल बातें हैं, उसमें उलझ जाएंगे। एक बार फिर से जल्दी से सदन की कार्यवाही पर आते हैं। सुधांशु जी, 3 सवाल अभी बचे हुए। अरे भाई, आप कैसे कह रही? जब आप कह रही तो मैं तुलना बता रहा हूं ना। ठीक है, आपने बता दी, मुझे समझ आ रहा है। जनता के विवेक पर छोड़ते हैं, जनता के विवेक पर छोड़ते हैं। दिल्ली अध्यादेश, जो अब ये बिल आप ला रहे हैं संसद में, आम आदमी पार्टी का कहना है ये संविधान के खिलाफ है, ये कानून के खिलाफ है, ये सुप्रीम कोर्ट के जजमेंट के खिलाफ है। जब तक उस जजमेंट की मूल भावना को आप नलिफाई नहीं करते हैं, आप उसके खिलाफ इस तरह का बिल ला रहे हैं, ये संविधान के खिलाफ है। अरविंद केजरीवाल दिल्ली से लेकर मुंबई
तमाम जगहों पर विपक्षी पार्टियों को एकजुट कर पाए हैं आपके खिलाफ। ये सबसे बड़ा पहला इम्तिहान है संजय जी की पार्टी का, लेकिन उनका आरोप बड़ा है कि आप संविधान के खिलाफ जा रहे हैं, आप सुप्रीम कोर्ट के फैसले के खिलाफ जा रहे हैं। सुधांशु जी। वैसे तो मैं इस पर टेक्निकल जवाब भी देता हूं, मगर मैं ये कहना चाहता हूं कि जिस पार्टी ने सीए के खिलाफ अपनी विधानसभा में प्रस्ताव पारित कर दिया हो, यानी भारत की संसद से पारित कानून के खिलाफ कोई विधानसभा प्रस्ताव पारित कर सकती है क्या संविधान में? ऐसा तो नहीं संभव है, मगर आपने कर दिया। और इतना ही नहीं, वो नागरिकता से जुड़ा विषय था जो किसी भी राज्य के अधिकार में नहीं, आप तो पूर्ण राज्य नहीं थे, वो भी कर दिया। और इतना ही नहीं, किसान कानून पहले पारित किए और फिर पलट दिया। और सारी संसद को चोर कहने वाले लोग जब राजनीति में आए थे और एक नहीं आधा दर्जन बाद विपक्षी दलों पे या हमारे नेताओं पे या कांग्रेस के नेताओं पे झूठे आरोप लगा के अदालत में मानहानि के केस में माफी मांगने वाले जब संवैधानिकता की बात करते हैं तो बहुत आश्चर्य होता। अब टेक्निकल बात बताता हूं, इसमें क्या हुआ है, आपने पढ़ा है वो जजमेंट पूरा 105 पेज का। उसमें क्या लिखा है कि 239AA में राज्य के पास शक्तियां होंगी सब्जेक्ट टू द लॉ इनेक्टेड बाय पार्लियामेंट बाय द यूनियन गवर्नमेंट। तो इसमें कौन सा उल्लंघन है भाई? अगर किसी चीज के बारे में अस्पष्टता है, ठीक है, या वहां पर क्लैरिटी नहीं है, तो वो लॉ बनाकर क्लैरिटी कर दी जाती है। इसमें कहां की समस्या की? अधिकारियों के ट्रांसफर पोस्टिंग को लेकर ये जो पूरी लड़ाई है, विधानसभा, ठीक है, चूंकि जल्दी जल्दी 2-3 प्रश्न और लेने हैं। अधिकारियों की ट्रांसफर पोस्टिंग दिल्ली में कौन करे, इसको लेकर जो ये पूरी लड़ाई है, उसमें होम मिनिस्ट्री ने सुप्रीम कोर्ट में कहा है संजय जी कि जैसे ही उनको अधिकार मिला उसके बाद से जो विजिलेंस डिपार्टमेंट के अधिकारी हैं उनको डराया गया, धमकाया गया, हरास्ड एंड एट द सेम टाइम उनको थ्रेटन किया गया। लिकर पॉलिसी के कागजात गायब किए गए। जो मुख्यमंत्री है उनके आवास में रेनोवेशन हुआ था, उसके सारे कागजात गायब किए गए। इसलिए इनसे ये पार लेना जरूरी है, वरना मेहम हो जाएगा दिल्ली में। संजय जी, छोटा सा जवाब। देखिए, दिल्ली पर मैं अपनी बात रखूंगा, लेकिन जब भाजपाई कम से कम राष्ट्रवाद के ऊपर बोलते हैं, भाजपा के लोग जब राष्ट्रवाद की बात करते हैं ना, तो पूरा देश इनके ऊपर हंसता है। अंजना जी, ये वो संगठन है जिस संगठन ने क्विट इंडिया मूवमेंट का विरोध किया। इनके पूरे संगठन को शर्म आना चाहिए कि श्यामा प्रसाद मुखर्जी ने बंगाल के वित्त मंत्री रहते हुए अंग्रेज गवर्नर को चिट्ठी लिखी थी कि हुजूर माई बाप, इस आंदोलन को कुचल देना चाहिए जो राष्ट्रपिता महात्मा गांधी के नेतृत्व में क्विट इंडिया मूवमेंट, भारत छोड़ो आंदोलन चलाया जा रहा है। ये वो संगठन है जिसकी मातृ संस्था आरएसएस 52 साल तक भारत का तिरंगा झंडा नहीं फहराया था। ये वो संगठन है जो अफजल गुरु को शहीद मानने वाली पीडीपी के साथ मिलकर सरकार बनाने का काम किया था। ये वो संगठन है जिस संगठन ने भारत की धरती पर पहली बार आईएसआई, जो हिंदुस्तान में आतंकवादी घटनाओं को बढ़ावा देने वाला संगठन है, पठानकोट में हमारे शहीदों की जांच आईएसआई से कराने का काम किया। अरे ये तो वो लोग हैं, प्रभु श्री राम के मंदिर में भी चंदा चोरी का आरोप इन लोगों के ऊपर लगा। ये वो लोग हैं, ऐसे लोग हैं जिनके ऊपर देश के प्रधानमंत्री 70,000 करोड़ के घोटाले का आरोप भोपाल में लगाते हैं, तो 4 दिन के बाद माला पहना के अपनी पार्टी में शामिल करते हैं और मंत्री की शपथ दिलाते हैं। इसलिए कितनी बार आप लोगों को शर्मिंदा होना चाहिए, किस किस चीज पे आपको शर्मिंदा होना चाहिए, अपने अंदर आत्मावलोकन कीजिए। आप विजिलेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को आपके सरकार ने डराया। एक बार आप दिल्ली ऑर्डिनेंस पे आ जाते हैं सर, नहीं तो वहीं पर उलझ के रह जाएंगे। 3-4 मुद्दे मूवमेंट का विरोध क्या आपकी सरकार ने, क्या दिल्ली सरकार ने विजिलेंस डिपार्टमेंट के अधिकारियों को डराया, धमकाया? शराब घोटाले के पेपर गायब किए, मुख्यमंत्री के आवास के रेनोवेशन के पेपर्स गायब किए। जी हाँ, जी बहुत कर दिया। बिल्कुल बिल्कुल, अभी आपको एक एक चेक करके बताता हूं। अंजना जी, सुप्रीम कोर्ट का निर्णय आया 5 जजों का, देश की सर्वोच्च न्यायालय का फैसला, और एक बार नहीं, एक बार पहले भी आ चुका है। 5 जजों का फैसला आया और सुप्रीम कोर्ट के 5 जजों का फैसला 8 दिन में ऑर्डिनेंस के जरिए इन्होंने बदल दिया, और उस 8 दिनों में हम लोगों ने बिल्कुल सब कुछ तहस नहस कर दिया, बर्बाद कर दिया दिल्ली को। वो दिल्ली जहां के स्कूल को देखने के लिए अमेरिका के राष्ट्रपति की पत्नी आती है, वो दिल्ली
जहां हम बिजली फ्री, पानी फ्री, शिक्षा फ्री, मोहल्ला क्लिनिक, इलाज, वो दिल्ली जहां माताओं बहनों के लिए बस की यात्रा फ्री, वो दिल्ली जहां 9-8 साल से लगातार हम मुनाफे का बजट दे रहे हैं, उस दिल्ली को हमने बर्बाद कर दिया जैसे ही सुप्रीम कोर्ट का आदेश हमको मिला। 8 दिन में हमने ताश-नाश कर दिया। ठीक है, पता नहीं, मैं फिर यही कहूंगा कि ऐसी बातें कहने से पहले शर्म नहीं आती है? ठीक है, ऐसी बातें कहने से पहले शर्म नहीं आती है? सुधांशु जी सिर्फ 2 लाइन का जवाब, फिर यही सिर्फ 2 लाइन का जवाब। वो कह रहे हैं आप लोगों ने काल्पनिक आरोप लगाए, इस देश के सुप्रीम कोर्ट को मानो, लोकतंत्र को मानो, आरोप लगाए। 2 लाइन, और मैं इसका भी एक लाइन जरूर कह दूं, व्यवस्था में संविधान में यकीन रखो। ये तो कह रहे हैं संविधान से इंडिया हटा देना चाहिए, मान्यवर संविधान से इंडिया हटाने का इनके एक सांसद ने प्रस्ताव दिया। अब आप बोल चुके हैं, मैं बोल दूं। सिर्फ 2 लाइन सर। सुनिए, आपने कहा श्यामा प्रसाद मुखर्जी बंगाल के गवर्नर के रूप में चिट्ठी लिखा। अंग्रेजों के जमाने में कौन भारतीय गवर्नर होता था भाई? चलिए आप वर्तमान पे आते हैं, उस वाले विषय पे वित्त मंत्री, ये बताइए, आपके मुख्यमंत्री ने अपने घर पे बुला के मुख्य सचिव के साथ दुर्व्यवहार किया, ये दिल्ली के चीफ सेक्रेटरी ने बोला है, किसी छोटे मोटे व्यक्ति ने नहीं बोला है। तो आप क्या करते हैं? अरे कुछ 100 रुपए कुछ लोगों को फ्री देकर सैकड़ों हजारों करोड़ अंदर करने वाले कट्टर ईमानदार जो आज ये कहते हैं कि भारत जो कि दुनिया की 5वीं बड़ी अर्थव्यवस्था की उभरती हुई राजधानी है, वो मोहल्ला क्लिनिक से पहचानी जानी चाहिए। अरे हमने भारत मंडपम बनवाया, बड़े हॉस्पिटल होने चाहिए, बड़ी यूनिवर्सिटी भी होनी चाहिए, मोहल्ला क्लिनिक। 2 लाइन बोला था सर मैंने। क्लिनिक तो मोहल्ले में तो क्लिनिक आज से 50 साल पहले भी थी, आज भी है। अगला मुद्दा जिसको लेकर काले लिबास में, रुक जाइए भी सुधांशु, काले लिबास में तमाम सांसद आए, सोनिया गांधी से लेकर मल्लिकार्जुन खड़गे, तमाम कांग्रेस पार्टी के नेता, हर पार्टी का नेता संजय जी का साथ दे रहा है। वो है उनका निलंबन का मुद्दा। तो जल्दी से पहले सीक्वेंस दिखाते हैं, सुधांशु जी आप भी देखिए। इसकी वजह से निलंबित कर दिया है पूरे मॉनसून सत्र से, जल्दी से दिखा दीजिए। Behavior coming into the well and disturbing the house is completely against the ethics and rules of the house, and I would urge the chair to take the necessary action against Mr. Sanjay Singh. The government wishes to move a motion for the suspension of Mr. Sanjay Singh for the remainder period of the house. Move your motion. Sir, I move the motion that Mr. Sanjay Singh, who has been named by the chair, be hereby suspended for the rest of the duration of the rest of the session until the last day of this current session. The motion is Shri Sanjay Singh be suspended for the entire duration of this session for having repeatedly violated directive of the chair. आप दोनों बैठते हैं और उसके बाद से राज्यसभा के सभापति ने इसे पास कर दिया। क्या ये जायज है सुधांशु जी? पूरा विपक्ष एकजुट है इस निलंबन के खिलाफ। क्या बोला सभापति ने? अंजना जी, क्या बोला सभापति ने? फॉर रिपीटेडली, यानी बारंबारता। तो ऐसा नहीं इस विषय पे किया। संजय सिंह जी सम्मानित सदस्य हैं, पर पिछले एक नहीं कई सत्रों से आप देख लीजिए, पूरे वीडियो दिखाइए ना, पुराने भी निकाल के दिखाइए। किसान आंदोलन के ऊपर कितनी उग्रता के साथ टेबल पर भी थे, सब कुछ थे, और उस समय भी 1-2 बार वार्निंग दी थी सभापति ने। एक तो सभापति के निर्णय पे हम लोगों को यहां मीमांसा नहीं करनी चाहिए, ये हमारे लिए अनाधिकार चेष्टा है। फिर भी ये कह के मजाक उड़ाना कि मणिपुर किसी ने देखा नहीं होगा, सिर्फ एक कभी कोई, मैं कहूंगा ये जो विपक्ष की जो विजिट है, ये अधिक सार्थक और संवेदनशील नजर आएगी अगर विपक्ष जाने से पहले खड़गे जी के उस बयान के लिए माफी मांग ले कि हमने मणिपुर को छोटा राज्य कहा था, ये मणिपुर की अवमानना थी, हम उसके लिए माफी मांगते हैं। उसके बाद वहां जाए तो मणिपुर का ज्यादा सम्मान दिखेगा। आप दोनों का बहुत बहुत धन्यवाद हमारे साथ इस बहस में जुड़ने के लिए। आक्रोश, अविश्वास, संसद में कोहराम, लेकिन इस बीच देश को इंतजार है कि मणिपुर का भी हल निकले और देश की संसद भी चले। देखते रहिए आज।